हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का। पहले तो बहुत 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 सारा सॉरी आप लोगों से कि काफ़ी दिन अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से मैं कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी भी टॉपिक पे। खैर, अब मैं दोबारा आ गया हूँ और अब आपको दोबारा मज़े मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी, सीखने को मिलता रहेगा। तो आप हमसे सीखें, और हम अगर कहीं मिस्टेक करते हैं तो काइंडली 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 आप उसको ज़रूर हमें इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि हम उसकी करेक्शन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसको हम एक्सपी भी बोलते हैं, ये एक्सपी, इसको एक्सट्रीम का एक्स और प्रोग्रामिंग का पी लेके बनाया गया है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को समझें और इसको कहीं इम्प्लीमेंट करें, अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आई थिंक कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इस बात को समझने में मदद देगी कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपने इसको समझना है, क्योंकि कल आपका इसमें से क्विज़ है या फिर आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आई होप कि आप अपने पास से अपने अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझ के एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सो मूव करते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है क्या। सबसे पहले तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ अजाइल। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की हो रही थी, अजाइल कहाँ से आ गई। तो अजाइल एक अम्ब्रेला टर्म है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी भी मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, आइटरेटिव हो गई, या फिर हमारी इवन के एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गई, ये सारी की सारी इस अजाइल के अंदर लाई करती हैं। ये एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर आगे ये सब टर्म्स हैं सारी की सारी, और एक्सपी भी उनमें से एक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि स्मार्टफ़ोन, तो स्मार्टफ़ोन एक बड़ी टर्म है। इसके अंदर फिर आगे एंड्रॉयड भी आ जाते हैं, एप्पल के आईओएस भी आ जाते हैं, ब्लैकबेरी भी आ जाता है। तो जैसे स्मार्टफ़ोन की कैटेगरी में आगे ये डिफरेंट आ जाते हैं, इसी तरीके से अजाइल की कैटेगरी में आगे डिफरेंट अप्रोचेज़ आ जाती हैं। उनमें से एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है जिसको हम आज पढ़ेंगे। अजाइल्स का मतलब क्या होता है? अजाइल का मतलब है एबल टू मूव योर बॉडी, कि आप अपनी बॉडी को मूव कर सकें। अब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको किस तरीके से लिया कि आप अपने सॉफ्टवेयर को मूव करवा सकें चेंजेस की तरफ, रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो आपको चेंजिंग करनी पड़े, या फिर टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो आप चेंजिंग करना चाहो, आप अपने सॉफ्टवेयर को उसकी तरफ मूव करा सको। इसलिए इसका नाम अजाइल रखा गया है। और अजाइल, अब आपको पता चल गया होगा कि अजाइल क्या है। अब अजाइल के अंदर डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं और उसके अंदर से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो अब हम उस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की तरफ फोकस करेंगे। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है? इसके अंदर आप जहाँ पर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे कुछ थोड़े लोग मिलके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पीड में चेंज हो रही हैं, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऐसी कंडीशन में अप्लाई करने के लिए ज़बरदस्त है। जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोचेज़ होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटरफॉल मॉडल तो सबको ही पता होगा। वाटरफॉल मॉडल हम यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हम हर स्टेप में आगे ही जाएंगे और हमें वापस पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक सा मॉडल है और अक्सर स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उनको ये पता होता है कि किसी स्टेज पे हमें वापस बैक पे जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर वो कोशिश ये करते हैं कि इसी को अल्टरनेटिव वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि कहीं उनको वापस बैक जाने की ज़रूरत पड़े तो उसको भी वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस तरीके से डिफरेंट मॉडल होते हैं। ऐसे ही एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मॉडल भी है जिसको हम इन शॉर्ट एक्सपी कहते हैं, और इसकी भी कुछ अपनी अपनी स्टेजेस हैं जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर ये अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इसके कंडीशन में ये है कि जहाँ पर लोग कम हैं और आपके काम करने वाले, और चेंजेस रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड में चेंज हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग आ रही है, तो बेहतर ये है कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज़ करें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके नाम के आगे प्रोग्रामिंग ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये कोई प्रोग्रामिंग की अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है जिसको आप अडॉप्ट करते हो तो आपके सॉफ्टवेयर से बन जाते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल था, जैसे आइटरेटिव था, जैसे स्पिरल था, इसी तरीके से ये आप इसको एक मॉडल अज्यूम कर लें, और इसकी भी एक स्टेजेस हैं, इसकी भी अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपके वाटरफॉल मॉडल है, उसमें आपको 6 से 7 स्टेजेस मिलती हैं।
मिलती हैं। तो उन 6 से 7 स्टेजेस को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसी स्टाइल में आप लेके चलते हैं, तो इट्स मीन कि आप वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के अंदर भी आपकी तकरीबन 12 प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर आप वो सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं और उनको जहन में रखते हुए उनको इस्तेमाल करते हुए आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप एक्सपी को अडॉप्ट किए हुए हैं, आप एक्सपी को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन सबको देखते हैं और वो 12 प्रैक्टिसेस जब आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं, और उसके बाद आई थिंक कि आप उसको इजीली अपने किसी सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे एक्सपी को। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और ये सवाल आ जाता है तो आई थिंक आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब भी दे सकेंगे। सबसे पहला आ जाता है द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? आई थिंक मुझे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह जमा करना, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे आप सेम लाइक किसी ट्रिप पे निकलने से पहले करते हैं, इसी तरीके से प्लानिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जब आप स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं तो जो आप प्लानिंग करते हैं वो सारी इस पहले के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, स्मॉल रिलीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने सारी प्लानिंग कर ली और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, और अगर उसने कहा था, किसी क्लाइंट ने आपको कहा था कि मुझे इसके अंदर 20 फीचर्स चाहिए, तो आपने 20 के 20 कंप्लीट किए, बल्कि 20 की जगह उसको खुश रख करने के लिए 22 फीचर्स डाले और पूरा सॉफ्टवेयर बना कर दे दिया। एक्सपी प्रोग्रामिंग में कभी भी आप ऐसा नहीं करते। जब आप एक्सपी यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर स्मॉल रिलीजेस होती हैं। मींस कि अगर उसने आपको जो टोटल फीचर्स बताए हैं उनमें से कुछ फीचर्स की बेस पे आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो फीचर्स उसको हैंड ओवर किए और बोला कि इसको चेक करो, वो चेक करेगा। अगर वो ओके हैं, परफेक्ट हैं, तो उसके बाद आपने उससे आगे काम शुरू किया, बाकी फीचर भी बना लिए, वो भी ऐड कर दिए। आप इस तरीके से चल रहे होते हैं ताकि हर स्टेज पे कंफर्मेशन होती जाए और हर स्टेज आपकी ऑथेंटिक हो। नेक्स्ट चलते हैं मेटाफोर। नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सर स्टूडेंट्स जो पढ़ भी रहे होते हैं बुक्स में भी मेटाफोर के कंसेप्ट को जब पढ़ते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के इस स्टेज को पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। उसके अंदर कोई डेफिनेशन भी अमूमन ऐसी लिखी होती हैं कि बंदा समझ में नहीं आता, समझ नहीं पाता कि मेटाफोर क्या है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस मेटाफोर को इस तरीके से बताऊँ आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आइंदा आपको ये मेटाफोर का कंसेप्ट नहीं भूलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा गलत काम हो रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे आप देखकर आप बड़े फेड अप हो जाते हैं। आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि यार यहाँ पे क्या रूल्स हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता। अब आपके पास कोई वर्ड्स तो है नहीं उसको डिफ़ाइन करने के लिए, तो आप किसी और चीज़ से आप उसको रिजेम्बलेंस देते हैं ताकि वो बंदा समझ जाए कि यहाँ पे किस किस्म का रूल है, और आप रिजेम्बलेंस ऐसी चीज़ से देते हैं जो उसको पता होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, अपने क्लाइंट्स के साथ जुल्म किया जाता था, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मार पीट के काम कराया जाता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बुरी थी। तो मैं बाहर निकला, मुझसे दोस्त ने पूछा, अननाउन बंदे ने, कि यार यहाँ पे रूल्स कैसे हैं। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई यहाँ पर तो जंगल का कानून है। अब जब मैं उसको ये बात बोलूँगा तो मैंने वहाँ के रूल्स को, वहाँ के कानून को जंगल के कानून से रिजेम्बलेंस दी। और जंगल का क्या कानून होता है? जो जंगली जानवरों का होता है, मारो पीटो, मरो या मारो, जंगल का कानून। तो अब मेरे पास वहाँ का कानून डिफ़ाइन करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं था, लेकिन जंगल का कानून अब मेरे दोस्त को पता था, उसको पता था कि जंगल का कानून क्या होता है। तो मैंने उसको उससे रिसेम्बलेंस दे दी कि भाई यहाँ पे जंगल का कानून है। तो ये होता है मेटाफोर। अब इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब आपको बता देता हूँ, आप ईजी से समझ सकेंगे कि क्लाइंट्स आपकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझता, ठीक है, और शायद आप क्लाइंट की टर्मिनोलॉजी ना समझ पाएँ। तो रिजेम्बलेंस वाली टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें। अगर आप किसी चीज़ को उसके सामने डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो आप उसके सामने उस टर्मिनोलॉजी को, जो आपको पता है कि आपका क्लाइंट नहीं समझ पाएगा, तो उसको उस मुश्किल तरीके से ना समझाएं कि वो कंफ्यूज हो जाए और आप रिक्वायरमेंट्स उसकी चेंज हो जाएं या फिर आपको भी आगे इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम हो। आप कोशिश ये करें को इसको इस तरीके से समझाएं कि जो चीज़ उसको पहले से पता हो, आप अपना वो जो आपने कानून बताया है या फिर जो भी तरीका आपने उसको समझाना चाह रहे हैं उसको उस चीज़ के साथ लिंक कर दें। जैसे कि आप बटन को एग्जांपल को समझाना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि उसकी डेली लाइफ में किस किस्म के बटन इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उस सॉफ्टवेयर के बटन को उस डेली लाइफ के बटन से इस तरीके से रिजेम्बलेंस दे दें कि वो उसको समझ जाए।
तो इस तरीके से रिजेम्बलेंस यूज़ करें नेमिंग कन्वेंशंस के अंदर, ताकि क्लाइंट को आपकी डिफ़िकल्ट नेमिंग कन्वेंशंस या आपके डिफ़िकल्ट नेम्स जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं वो समझने में मुश्किल ना हो। आप उनको उनसे मैच कर दें जो उसके डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, ताकि वो ईजिली समझ सके। ये है मेटाफोर का कंसेप्ट। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि जब आप दोनों के दरमियान टर्मिनोलॉजीज़ को एक दूसरे से समझा नहीं जाएगा सही तरीके से, डेवलपर और क्लाइंट एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ सकती। तो मेटाफोर इस कम्युनिकेशन गैप को, इस टर्मिनोलॉजी डिफरेंस को दूर करने के अंदर रिजेम्बलेंस दे के मदद करता है। ओके, सिंपल डिज़ाइन। नाम से ज़ाहिर है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि डिज़ाइन इंतहाई सिंपल हो। मतलब अगर आपका कोई काम 2 बटन्स से हो सकता है तो आप उसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या लुक और कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसके अंदर और ज़्यादा एड ऑन्स ना लगाएं, उसको और एडिशंस ना करें। कीप द थिंग सिंपल। आप जितना सिंपल रखोगे उतना उसको अच्छे तरीके से समझ आएगा, और जब उसको अच्छे तरीके से समझ आएगा तो वो इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर सकेगा, आपसे सेटिस्फाई होगा। ओके, टेस्टिंग तो वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर जगह पर ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में इसको एक्सट्रीम लेवल पे जाकर बड़ा इस पे फोर्स किया जाता है कि टेस्टिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। और इसके अंदर होता इस तरीके से है कि आप जब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बेस पे काम कर रहे हो तो आप टेस्ट केसेस के अंदर से ही आप अपने सॉफ्टवेयर के जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं या फिर जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसको निकालो। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट केस बनाऊं कि जब मैं ये इनपुट दूं तो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, तो उस टेस्ट केस की बेस के ऊपर फिर मैं अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करूं। तो जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके टेस्ट करेंगे तो उसमें तो गलती हो सकती है, लेकिन जब आप टेस्ट केस पहले बनाकर अपनी प्रेडिक्शन से और उसकी बेस पे वापस पीछे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो उसका अथेंटिकेशन लेवल और उसका क्वालिटी लेवल कुछ और ही होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए टेस्टिंग को इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करने पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमें फोर्स करता है। नेक्स्ट आ जाता है रीफैक्टरिंग जो है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक डिज़ाइन फॉलो कर लिया, एक डिज़ाइन बना लिया और अब आप उसी को लेके चल रहे हो और आपने उसी को ही आगे तक लेके चलते रहना है। आपने रीफैक्टरिंग करते रहना है। मतलब ये कि जब आपके सॉफ्टवेयर में खाली 2 फीचर्स थे तो आपका डिज़ाइन उसके लिहाज से था। अब आप अगर आपके फ्यूचर जो है बढ़ गए हैं, अब आपके सॉफ्टवेयर में 10 फीचर हैं, तो अब आप उस 2 फीचर्स वाले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में ही जब आप 10 इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली डिज़ाइन ख़राब होगा, क्वालिटी ख़राब होगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स जैसे से चेंज होती जाएँ, फीचर्स आपके जैसे जैसे चेंज होते जाएँ, इसी तरीके से आप डिज़ाइन को भी चेंज करते रहें साथ साथ, ताकि वो डिज़ाइन उस वक्त के लिहाज से हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। एक ही डिज़ाइन को पकड़ के नहीं बैठ जाना। अगर आप एक ही डिज़ाइन को पकड़ के बैठे रहेंगे तो जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, फीचर्स ऐड हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, तो फिर वो डिज़ाइन उसके लिहाज से ख़राब होता जाएगा और अच्छा नहीं होगा। पेयर प्रोग्रामिंग, ये क्या कंसेप्ट है? पेयर प्रोग्रामिंग इस तरीके से है कि किसी भी एक कोड मॉड्यूल पे, मैं आपको एक कोड मॉड्यूल की एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक कोड मॉड्यूल है तो यूजुअली जैसे ये होता है कि एक क्लास आप कोड करने बैठे हैं, तो आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो पूरी क्लास आपको कोड करने के लिए कह दिया गया, अब आप वो बैठ के कोड करते रहेंगे। लेकिन पेयर प्रोग्रामिंग में किसी एक मॉड्यूल पे, एक कोड मॉड्यूल पे 2 प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं। एक काम करता है, दूसरा उसको समझता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब 2 लोग मिलके एक कोड के ऊपर काम करेंगे, तो मैं अगर किसी दूसरे बंदे के साथ काम कर रहा हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे कोड क्वालिटी ऐसी रखनी पड़ेगी, ऐसे उसको कमेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसे उसमें नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो मेरे अलावा कोई दूसरा भी समझ सके। और इस चीज़ से क्या होगा कि जो प्रोग्रामिंग की क्वालिटी है वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ होगी। अब मैं अगर अकेला प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मैंने ही पढ़ना है और उसके बाद मैंने ही इसको सारा जो है एग्जीक्यूट करना है, तो मैं जो है कोई प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर जगह पे कमेंट्स नहीं दूंगा, मैं कोड लिखते हुए उसके प्रॉपर इंडेंट्स नहीं रखूँगा, मैं वेरिएबल के नाम शायद अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो इंट ABC रख दूँगा। लेकिन अगर अगर मुझे ये भी पता है कि मेरा कोड किसी और ने भी समझना है तो मैं इंट A की जगह शायद इंट स्टूडेंट ID नाम रखूं ताकि वो भी समझ सके, जिससे डेफिनेटली कोड की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंडेंट्स वगैरह भी अच्छा रहता है। तो ये पेयर प्रोग्रामिंग पे हमारा XP जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद कोलेक्टिव ओनरशिप। जब एक क्लास मैंने बनाई है प्रोग्रामिंग के अंदर तो डेफिनेटली उसका ऑनर मैं हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको उठा के सारे मेरे पास लेके आ जाएंगे, भाई ये तुमने काम किया था, इसको ठीक करके दो, पता नहीं क्या हो गया।
दूसरी क्लास किसी और ने बनाई है, उसका ऑनर वो हो गया। लेकिन जब पेयर प्रोग्रामिंग जैसे कंसेप्ट आते हैं और सारे मिलके काम करते हैं, तो हर क्लास का ऑनर हर कोई होता है जिसने उस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है। सारे उसको समझ रहे होते हैं और प्रॉब्लम चाहे कहीं भी आए, सब मिलके उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। इस वजह से ये फ्यूचर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इस चीज़ का तो अभी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। स्मॉल रिलीजेस वाले स्टेज से ही ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो स्टेज है, ये भी लिंक है कि आप स्मॉल रिलीज़ निकालेंगे और उससे अथेंटिकेशन लेंगे यूज़र से, क्लाइंट से, कि आपको ये पसंद है, ये ओके है। जब वो डन कर देगा तो आप नेक्स्ट स्टेज पे काम करेंगे और वो बनाएंगे। तो डेफिनेटली जो आपकी पहले वाली रिलीज़ थी, आप उसके साथ नई रिलीज़ को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। आप न्यू फीचर्स उसमें ऐड ऑन करते रहें, पुराने दें, और जब उन पे यूज़र सेटिस्फाई हो जाए और जब वो न्यू रिक्वायरमेंट्स अपनी दे, तो आप उन न्यू रिक्वायरमेंट्स को के मुताबिक, अगर पिछला कोई चेंज करना है तो उसको भी चेंज करें, अगर न्यू फीचर डालना है तो उसको भी नया डाल के इंटीग्रेट करें। अच्छा, 40 आवर्स वीक, ये क्या है? 40 आवर वीक का मतलब ये है कि डेफ़िनेटली अगर मैं काम करता हूँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, और मुझे अगर कोई कहे कि आपने बैठ के ये क्लास कंप्लीट करनी है आज, या फिर ये प्रोग्राम आपने कंप्लीट करना है, तो पहले सुबह फ्रेश उठ के जब मैं पहले काम करना शुरू करूँगा, तो शायद पहले 4 घंटे तो मेरे कोड की क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे मेरा दिमाग थकता चला जाएगा और मैं जैसे जैसे टायर्ड होता चला जाऊँगा, तो मेरे कोड की क्वालिटी डाउन होगी। मैं उस तरीके की हाई लेवल की एफिशिएंट किस्म की लॉजिक्स क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, मेरे से मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादा लोड जैसे जैसे मेरे पे पड़ता चला जाएगा और जैसे जैसे मैं थकता जाऊँगा, मेरे कोड की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी, और डेफिनेटली वो कोड की क्वालिटी इफ़ेक्ट करेगी हमारे सॉफ्टवेयर को। तो उसके लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक फ्यूचर देती है, और वो ये देती है कि वो आपको बाउंड करती है कि आपने एक हफ़्ते में 40 घंटे काम करना है। एक लिमिट बना देनी है कि आपने इतने घंटे पूरे करने हैं। अब वो प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो घंटे वो किस तरीके से पूरे करता है। अगर आज वो फ्रेश है तो आज वो बेशक 10 घंटे काम कर ले, और अगर कल वो फ्रेश नहीं है तो बेशक वो 1 घंटा काम करे। लेकिन बस वो अपने घंटे अपनी फ्रेशनेस के लिहाज से पूरे करे, ताकि वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डाउन ना जा सके। ऑन साइट कस्टमर ये कि जब जहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, उस साइट पे जो कंपनी है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उनमें से कोई एक बंदा या फिर एक कस्टमर जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो आपके पास मौजूद होना लाजमी है, ताकि वो टाइम टू टाइम आपका काम देख सके और आपको अपडेट कर सके कि हाँ जी, यही मुझे चाहिए था, आप मेरी रिक्वायरमेंट्स पे सही काम कर रहे हैं, और नहीं, मुझे इस तरीके से ये चीज़ नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे ये चीज़ चाहिए। वो सारा आपको साथ साथ बताता रहे, तो वो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को साथ लेके चलते रहें, आप उससे पूछ के साथ लेके चलते रहें, तो इस तरीके से क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट आपको साथ साथ गाइड कर रहा होता है कि एक्चुअली उसको क्या चाहिए। कोडिंग स्टैंडर्ड, ये कोडिंग स्टैंडर्ड लिंक हो जाता है पेयर प्रोग्रामिंग से भी, और उसके बाद कलेक्टिव ऑनरशिप के कंसेप्ट से भी। वो इस तरीके से कि मैं, जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी कि मैं अकेला अगर कोड लिख रहा हूँ तो मैं इंट ABC भी लिख दूंगा तो वो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि A कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या है, और B कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या है। सेम इन केस ऑफ C। तो अगर जब कोड की ऑनरशिप कलेक्टिव है, सब उसको जानते पहचानते हैं, काम पेयर प्रोग्रामिंग में हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट की क्लास बनाना चाह रहा हूँ और मैंने इंट A के अंदर स्टूडेंट की आईडी सेव करानी है, तो मैं उसका नाम भी स्टूडेंट आईडी ही रखूँगा, ताकि बाकी लोग भी समझ सकें। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन होने चाहिए कि हम पब्लिक क्लासेस को किस तरीके से लेके चलेंगे, हम अपना जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनको किस तरीके से लेके चलेंगे, पेरेंट्स को किस तरीके से लेके चलेंगे, हमारे वेरिएबल्स के नाम रखने की कन्वेंशंस क्या होंगी, हम स्टूडेंट को क्या पूरा STUDENT लिखेंगे या फिर STDNT करके लिख देंगे, तो इसका मतलब स्टूडेंट हो। तो आपने कुछ अपने रूल्स डिफाइन किए हुए हों, और वो रूल्स उन सबको पता होने चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो जब कोडिंग के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को लेके चला जाएगा, तो डेफिनेटली कोड इजी टू अंडरस्टैंड होगा उन सब के लिए जिन्होंने जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है, और हर कोई हर किसी की लिखी हुई चीज़ को समझ सकेगा। तो ये कुछ 12 प्रैक्टिसेस हैं, और अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं अपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप मतलब ये कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन 12 प्रैक्टिसेस का ख्याल रख रहे हैं और ये फॉलो कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर, तो इट्स मीन कि आप लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं, आपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के फ्रेमवर्क को जो है फॉलो किया हुआ है। तो ये है सिंपल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज होते रहते हैं, समझते नहीं है, पता नहीं क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये प्रोग्रामिंग का कोई हिस्सा है, और जब प्रोग्रामिंग नहीं है तो फिर शायद ये कोई
अपना कोई वाटरफॉल मॉडल की तरह का एक मॉडल है, और फिर उसके स्टेजेस को ढूंढने लग जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक ओवरऑल एक कंसेप्ट निकाला गया था कि अजाइल क्या होता है। तो अजाइल ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी की चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट कर सकें। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट था। फिर उसके अंदर अजाइल की डिफरेंट टाइप्स आ गई थी, जैसे इंक्रीमेंटल अप्रोच, फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी। तो उन अजाइल की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स के अंदर से एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टाइप थी, जो कि रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज और अपना रिक्वायरमेंट चेंजेस को अडॉप्ट कर सकती है। और वो अडॉप्ट करने के लिए फिर आगे उसकी 12 प्रैक्टिसेस रखी गई कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इट्स मीन कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट कर चुके हैं, और अगर आपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट कर लिया है इट्स मीन कि आप एक अजाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं। और अजाइल ये कहता है कि आप अजाइल के थ्रू रैपिडली टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर आप इस लिंक को समझ जाएँ तो अजाइल के अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को समझना कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आप उसके बाद अगर इसको दोबारा पढ़ना चाहें तो मैं इसकी स्लाइड्स जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको दोबारा एक दफ़ा नज़र भी मार सकते हैं और दोबारा वीडियो को सुने। अगर समझ में नहीं आता फिर भी कुछ कमेंट्स के सेक्शन में पूछें, मैं आपको गाइड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। दोबारा किसी न्यू वीडियो के साथ दोबारा आपके पास आएंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।